द नागरिक में आप सभी का स्वागत है। सुनील शुक्ल की नजर से कार्यक्रम के साथ मैं उपस्थित हूं, एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ। देश में 5 विधानसभा क्षेत्रों के 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव चल रहे हैं, जिसमें मिजोरम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का चुनाव पूरा हो गया। मतदान यहाँ 3 राज्यों में पूरा हो गया। कल मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के द्वितीय चरण का मतदान पूरा हुआ और जिसमें उत्साहजनक तरीके से लोगों ने मतदान में भाग लिया। मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि लगभग 66 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है मतदान का। इस तरह का मतदान मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुआ। 66 साल बाद इस तरह की स्थिति आई है। बड़े बढ़ चढ़ करके लोगों ने मतदान में भाग लिया है और राज्य के सभी क्षेत्रों में जिस तरीके से राज्य का विभाजन किया जाता है अपनी समझ के लिए, जैसे कि ग्वालियर चंबल का इलाका हो, बुंदेलखंड का इलाका हो, विंध्य क्षेत्र का इलाका हो, महाकौशल का इलाका हो और निवाड़ और इंदौर का इलाका हो। इन सभी इलाकों में, सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मतदान हुआ और शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये सुखद बात रही कम से कम कि लोगों ने अपने मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने से एक उत्साह दिखाया। जो भी परिणाम हो 3 दिसंबर को जिसके पास भी सत्ता हुए, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन कम से कम यह सुखद संकेत है कि लोग लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में शामिल हो रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में जो हिंसा हुई है वो चिंताजनक है। मध्य प्रदेश में इस तरह की हिंसा कभी देखी नहीं गई। 1956 से लेकर के अभी तक कभी इस तरह की हिंसा नहीं हुई और खासतौर से उन इलाकों में जिसमें विभिन्न दलों के महत्वपूर्ण लोग चुनाव लड़ रहे थे, खासतौर से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लोग। जो हिंसा हुई है उसमें सर्वाधिक आरोप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर लगा है। हिंसा को बढ़ावा देने या हिंसक गतिविधियों में शामिल होने का। छतरपुर जिले में तो एक व्यक्ति की हत्या हो गई, बहुत दुखद रहा ये। और यह मध्य प्रदेश की परंपराओं के अनुकूल नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? क्या सत्तारूढ़ दल में किसी तरह की हताशा है या सत्ता जाने का भय है, या लोग अपने अपने तरह से इसका विश्लेषण कर रहे हैं। अब सभी की निगाहें लग गई हैं राजस्थान और तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य में खास तौर से, क्योंकि तेलंगाना का जब से गठन हुआ है वहां पे केसीआर साहब, के चंद्रशेखर राव साहब मुख्यमंत्री हैं। उनकी पार्टी जो पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति कही जाती थी, अब वो भारत राष्ट्र समिति कही जाने लगी है, तो बीआरएस वो सत्ता में है। यह अंदाज लगाया जा रहा है, यह लोग अनुमान लगा रहे हैं कि क्या बीआरएस दोबारा सत्ता में लौटेगी तीसरी बार, या सत्ता परिवर्तन होगा। जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था 2018 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को लेखनी सफलता मिली थी। यानी कि 2018 के विधानसभा के चुनाव में भी उनको उसके साथ 4 सदस्य जीते थे और 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी 4 एमपी चुन करके आए थे तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी के। तो ये माना जा रहा था, जो राजनीतिक विश्लेषक है, सर्वेक्षण करता है, कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में एक मजबूती के साथ सामने आएगी। लेकिन जो विधानसभा का चुनाव जब इस साल तो अभी चल रहा है, सबसे अंतिम चरण में चुनाव होगा, सबसे अंतिम चुनाव तेलंगाना का ही है। इसमें जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिस तरीके से प्रचार अभियान चल रहा है, उसमें कांग्रेस मजबूत दावेदार बन के उभरी है। भारतीय जनता पार्टी रेस में कहीं नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वहां प्रचार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के भी कई दौरे हो चुके हैं, गृह मंत्री भी जा चुके हैं वहां। लेकिन राजनीतिक जानकारों का या स्थानीय लोगों का ये मानना है कि बीआरएस के साथ टक्कर में कांग्रेस है और कांग्रेस ने तेजी से अपनी राजनीतिक ताकत तेलंगाना में बनाई है। ओवैसी साहब की पार्टी भी तेलंगाना में है, लेकिन जो ओवैसी साहब देश के अन्य हिस्सों में तमाम सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, वहां वो केवल 7 सीटों तक सीमित है। ये भी सोचने का विषय है कि जो आपका गृह राज्य है, जहां से आपने राजनीति शुरू की, जहां आपके पिताजी भी लंबे समय तक राजनीति में रहे, आपके भाई भी राजनीति में है, वहां केवल इतनी कम सीमित सीटों पर आपका चुनाव, आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? खैर, हर राजनीतिक दल का अपना अपना निर्णय है और कोई भी राजनीतिक दल अपना निर्णय लेने के लिए सक्षम है, उनका अधिकार बनता है। ये लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि हर राजनीतिक दल के निर्णय के पीछे की जो राजनीति है उसको समझने का प्रयास करें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।
तो बीआरएस केसीआर साहब की पार्टी और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस अपने बल पर चुनाव मैदान में है वहां। और तेलंगाना में कांग्रेस ने जब राहुल गांधी की पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, जब वो तमिलनाडु से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, तो लगभग 18 दिन उन्होंने तेलंगाना में बिताया था। और तेलंगाना के कई क्षेत्रों में वो उन्होंने पदयात्रा की थी। और हैदराबाद में एक बड़ी सभा उन्होंने किया था राहुल गांधी ने। और उस सभा में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे, बड़ी भागीदारी थी। और उस सभा में राहुल गांधी ने कांग्रेस का एजेंडा तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए तय कर दिया था, जो उनका भाषण था। और उनका भाषण एक तो केसीआर सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्होंने अपनी बात कही थी। और उनके ऊपर अपने वायदों को, जो उन्होंने तेलंगाना राज्य के लोगों के साथ वायदा किया है, उन वायदों को भी पूरा न करने का आरोप लगाया था। और कांग्रेस ने ये कहा था कि उन्होंने उसी समय तमाम तरह के आश्वासन दिए थे लोगों को। और उन्होंने कहा था कि केसीआर साहब की सरकार देश की भ्रष्टतम सरकारों में से एक है, और यह तेलंगाना राज्य की स्थापना का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने में विफल रही है। केवल वह अपने और अपने परिवार के लोगों का हित चिंतन में लगी रही। इस तरह तमाम तरह के आरोप राहुल गांधी ने लगाए। और उस सभा में बड़े पैमाने पर लोगों ने शिरकत की थी। ये उल्लेखनीय सभा मानी गई थी राहुल गांधी की उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। जब चुनाव की घोषणा हुई तो कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत किया और रमन्ना रेड्डी को अपना अध्यक्ष बनाया, जो सक्रिय है वहां और एक अच्छा चेहरा है, एक जाना पहचाना चेहरा है। उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को उस तरह से मजबूत करती हुई नहीं दिखी जिसके लिए वो जानी जाती है। एक जो उनके बहुत उस राज्य के गठन के समय से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जिन्होंने संगठन को जिन्होंने मजबूत करने की कोशिश की थी, विधि सतीश या कुछ ऐसे नाम था, नाम भूल रहा हूँ, उनको पार्टी ने तेलंगाना से की राजनीति से अलग करके केंद्र में अपने साथ लेके चली गई। जबकि वह एक बड़े प्रभावशाली नेता है तेलंगाना के, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों ऐसा किया, यह तमाम लोगों के समझ में बात नहीं आई। उसी तरह समझ में नहीं आई जिस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान में जो उनका स्थापित नेता है, लोकप्रिय नेता है, और तमाम सर्वेक्षणों में भी उनकी लोकप्रियता दिखाई दे रही है, उनको आगे नहीं किया, उनके चेहरे को आगे नहीं किया, उनके नाम को आगे नहीं किया, उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा। जैसे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी, और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया जी। ये 3 चेहरे कम से कम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कह सकते हैं कि एक उपलब्धि है, एक महत्वपूर्ण लोग हैं ये। 3 टर्म लोग 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ में, और सफलतापूर्वक उन्होंने सरकार चलाई। ये 3 बार के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। 2003 में वो मुख्यमंत्री बने। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और अस्थिरता का दौर चला, यानी कि पहली बार उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी, कुछ महीनों के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री बने, वो भी करीबन साल भर से कुछ समय के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो उस समय विदिशा से सांसद थे। और 2003 के बाद से मुख्यमंत्री तो उनका लगातार चला। 2008 का चुनाव उन्होंने पार्टी को जिताया, 2013 का चुनाव उन्होंने पार्टी को जिताया, और 2018 में वो भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में कांग्रेस से कुछ सीटों के से पीछे रह गई। यानी कि कांग्रेस की सरकार बनी और 1.5 साल सरकार बनने के बाद उसमें टूट-फूट हुई और फिर से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। गोया कि वो एक चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक पॉपुलर चेहरा, लेकिन उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने आगे नहीं रखा मध्य प्रदेश में। जबकि जो सर्वेक्षण आए, जो उस सर्वेक्षणों में सर्वाधिक पॉपुलर नेता माने उनमें और कमलनाथ के बीच में बहुत मामूली सा ही अंतर है, लेकिन आगे वही है लोकप्रियता में, जो सर्वेक्षण सामने आ रहे हैं। और वही स्थिति छत्तीसगढ़ राजस्थान में वसुंधरा राजे जी का बहुत लोकप्रियता है, और एक ऐसी नेता मानी जाती हैं जिन्होंने अपने दम पर राजस्थान में पार्टी को सत्ता में लाई, बहुमत की सरकार बनाई। जो कार्य भरत सिंह शेखावत जैसे प्रतापी नेता नहीं कर पाए थे राजस्थान में, वह कार्य वसुंधरा राजे ने किया, और एक लोकप्रियता का एक चरम उन्होंने हासिल किया, और एक बहुत पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने राजस्थान बनाई थी। लेकिन इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को आगे नहीं रखा। यह बात बहुतों के समझ में नहीं आई। वही स्थिति तेलंगाना में, जो तेलंगाना राज्य के गठन के समय से ही
विधि साहब बहुत तेजी से उस वहाँ पे कार्य कर रहे थे, लेकिन वो बात बनी नहीं, उनको फिर अलग कर लिया गया और नया नेतृत्व वहाँ डेवलप करने की कोशिश की गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उससे फायदा नहीं हुआ। आज वहाँ पे बीआरएस के मुकाबले कांग्रेस सत्ता के दावेदार है। कांग्रेस ने बीआरएस सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और अपने वायदों को न पूरा करने का आरोप लगाया। उसमें सबसे बड़ा आरोप यह था कि जो बीआरएस की सरकार ने भूमिहीनों को भूमि देने का वादा किया था, वो उसने नहीं पूरे किए। इसके अलावा किसानों के हितों की चिंता न करने का भी आरोप लगाया है और भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। ये तमाम आरोपों को लेकर के कांग्रेस बीआरएस के खिलाफ हमलावर है और बीआरएस भी अपनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। हालांकि बीआरएस की उपलब्धियों से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब आज भी तेलंगाना देश के उन गिने चुने राज्यों में है जहां पे प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी है। किसानों को जो राहत देने की बात है, एकड़ के हिसाब से, प्रति एकड़ के हिसाब से न्यूनतम 10,000 रुपए की राहत दे रहे हैं। उनकी जो कृषि उपज है उसकी खरीद का भी बेहतर व्यवस्था किया है। लेकिन इस तमाम कार्यक्रमों के बावजूद भी लोगों में एक तरह की निराशा भी, एक तरह का असंतोष भी दिख रहा है और उसमें सबसे बड़ा कारण है रोजगार की दिशा में सरकार की पहल का न होना या कम होना। जिस तरीके से होना चाहिए था वो न होना और भ्रष्टाचार को लेकर के तमाम मुद्दे भी सामने है वहां पर। एक जो बीआरएस के सामने सबसे बड़ी चुनौती वहां दिख रही है वह है भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके निकटता। हालांकि बीआरएस के नेता केसीआर साहब, उनके पुत्र जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी बेटी कविता जी, ये लोग लगातार इस बात से इनकार कर रहे हैं। लेकिन जो इतिहास है वह केसीआर साहब का साथ छोड़ नहीं रहा। माने अगर संसद में तमाम महत्वपूर्ण मौकों पर बीजेपी के साथ बीआरएस दिखाई पड़ी है, चाहे वो किसानों का बिल पास कराना हो, चाहे धारा 370 का मामला रहा हो, इन सब तमाम मौकों पर बीआरएस भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखी। तो यह इस आरोप से निकल पाना, इस जनभावना से निकल पाना उसके लिए कठिन है कि वह बीजेपी के साथ नहीं है। इसके अलावा एक और जिसका लोग बिटवीन द लाइंस पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं वह कि दिल्ली में जो शराब घोटाला का के आरोप लग रहे हैं, जिसमें वहाँ के उप मुख्यमंत्री जेल में है, वो और उससे इस तरह के भी आरोप संजय सिंह के ऊपर भी लगे, दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी मामले में केसीआर साहब की बेटी कविता जी के भी खिलाफ आरोप है। ईडी ने उनको भी बुलाया था जांच के लिए, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई। वह एक बार पूछताछ होने के बाद कोई गिरफ्तारी या फिर दोबारा चुनाव होने से कभी पूछा नहीं गया। तो इसको भी माना यह जा रहा है कि उनकी निकटता बीजेपी के साथ है। और इन तमाम बातों की पुष्टि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में किया हैदराबाद के सभाओं में। वो था कि उन्होंने कहा कि केसीआर साहब एनडीए में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कोई भ्रष्टाचारी मेरे आसपास भी नहीं भटक सकता और उन्होंने एनडीए में उनको आने की अनुमति नहीं दी और शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने ये कहा कि वो एनडीए में आना चाहते थे और अपने बेटी के संरक्षण की भी एक अपील की थी प्रधानमंत्री जी से, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। यानी कि पूरे उस रैली में उन्होंने ये बात सार्वजनिक रूप से कही कि केसीआर साहब एनडीए के सदस्य होना चाहते थे। तो जो बीजेपी के साथ निकटता उनकी है वो अभी उनके पीछे पीछे है। तो जो लोग बीजेपी से संतुष्ट हैं, बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते, या बीजेपी के जो 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी है केंद्र की, उससे जो नाराजगी से जो लोग प्रभावित हैं, और बीजेपी वो लोग भी, उनके भी एक अपनी स्वीकृति केसीआर साहब के साथ नहीं बन पा रही है। यानी कि वो समूह भी कांग्रेस की तरफ ही देख रहा है कि कांग्रेस एक बेहतर विकल्प दे सकती है। तो इन और उधर AIMIM ओवैसी साहब की पार्टी के ऊपर जो उनका अपना इलाका, जो अपने समर्थक वर्ग वही है, लेकिन उनके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होने का एक बात कांग्रेस लगातार तेलंगाना में कर रही है कि केसीआर और ओवैसी साहब दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के ही साथ मिले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के जहां हित होते हैं उनके साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। चाहे विभिन्न राज्यों में उम्मीदवार खड़े करने हों,
वहाँ पे ओवैसी साहब चले जाते हैं और अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि जो गैर भाजपा मतदाता उनके में के अंदर विभाजन हो और अन्य मौकों पर भी एआईएमआईएम ओवैसी साहब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई पड़ी। यानी कि जो जो प्रमुख, एक तो सत्ता में है केसीआर साहब और ओवैसी साहब, दोनों पार्टियों के ऊपर कांग्रेस ने एक बड़े व्यापक पैमाने पर पूरे राज्य में माहौल बनाने की कोशिश की है कि ये दोनों के दोनों दल भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। तो केसीआर साहब की अपनी गवर्नेंस की विफलता है, जिसमें उनके द्वारा अपने वादों को पूरा न करना, उसमें एक सबसे बड़ा वादा है कि तेलंगाना आंदोलन के दौरान जो परिवार प्रभावित हुए थे, उनको सरकारी सहायता देना, उनको संरक्षण देना, उनको एक राज्य में एक सम्मानजनक स्थिति में देना। इसके ऊपर भी आरोप लगा है कि तेलंगाना आंदोलनकारियों को की उपेक्षा की केसीआर साहब की सरकार ने। इस आरोप से केसीआर साहब की सरकार उभर नहीं पाई, बीआरएस उभर नहीं पाई है। तो भारतीय जनता पार्टी और के साथ निकटता, अपने वादों को पूरा न करना, तेलंगाना आंदोलनकारियों का महत्व न देना, रोजगारी के बेरोजगारी को दूर करने के प्रयासों के प्रति गंभीर न होना और किसानों की उपेक्षा करना। ये इस तरह के आरोप लगे, जिस आरोप से बीआरएस को निकलना थोड़ा कठिन हो रहा है और कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में है। ऐसे में ये लग रहा है कि जो चुनाव है, वह उस चुनाव में कांग्रेस अपने आप को सत्ता के दावेदार के रूप में स्थापित की है और जिस सघनता के साथ, जिस प्रभावपूर्वक उसने अपना प्रचार अभियान चलाया है, उसमें ये एक बात कहा जाने लगा है कि कांग्रेस भी सत्ता में आ सकती है। लगभग 6 महीने पहले, मतलब चुनाव घोषणा के 6 महीने पहले तक ये कहा जा रहा था कि केसीआर या बीआरएस के समकक्ष कोई नहीं है। जो चुनौतियाँ अन्य दल उसके उनके सामने रख नहीं पा रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे दोबारा-दोबारा सर्वेक्षण आए, उसमें लगातार कांग्रेस की बढ़त दिखाई गई और अब चुनाव जब चल रहा है, उस दौरान जो सर्वेक्षण आ रहे हैं, उसमें ये हो रहा है कि कांग्रेस जीत सकती है। तो गोया कि एक ऐसी पार्टी जो पिछले विधानसभा चुनाव में उसका जो परफॉर्मेंस था, जो उसकी उपलब्धियाँ थी, बहुत उल्लेखनीय नहीं थी बल्कि निराशाजनक थी। वह अब के सर्वेक्षणों में, राजनीतिक सर्वेक्षणों में सत्ता के दावेदार बन के उभर जाए, ये एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन है तेलंगाना राज्य में। तो अब वहाँ का चुनाव बहुत रोचक हो गया है। कांग्रेस ने भी अपने आप को वहाँ पे केंद्रित किया है, अपने संगठन को मजबूत किया है। रेवन्ना रेड्डी साहब के नेतृत्व में और पूरे के पूरे प्रचार अभियान को चला रही है और स्थानीय नेताओं पर ज़्यादा निर्भर है। लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनाने की बात है, उसमें केंद्रीय नेतृत्व की बड़ी भूमिका है। खास तौर से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की और राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की। इस बीच तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी अभिनेत्री विजय शांति, उन्होंने भी कांग्रेस को जॉइन कर लिया। ये कल का डेवलपमेंट है। यह भी एक तरह का एक राजनीतिक संदेश है। उसी तरह से बड़े पैमाने पर बीआरएस और बीजेपी छोड़ करके, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़ करके कांग्रेस जॉइन करने वाले लोगों को की भी बड़ी संख्या है। महत्वपूर्ण नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। तो अगर लोग विभिन्न उस राज्य के राजनीतिक लोग इस दल को किसी दल को किस सदस्यता ग्रहण करने लगते हैं, तो इसका एक राजनीतिक संदेश जाता है कि इस चुनाव में संबंधित दल उसकी एक से है, माने उसका असर है और ये सत्ता में उसके आने की संभावना है। इससे भी एक इस तरह का राजनीतिक संदेश मिला है। तो कुछ भी हो, ये तो पता चलेगा 3 दिसंबर को कि क्या लोगों ने किसके पक्ष में मतदान किया। लेकिन तेलंगाना का चुनाव बहुत ही रोचक है और बीआरएस के सामने कांग्रेस ने बड़ी चुनौती प्रस्तुत की है। सबसे अच्छी बात है कि उसने मुद्दों के आधार पर एक चुनौती का माहौल बनाया है और ये बताने की कोशिश की है कि बीआरएस से अलग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बेहतर शासन देने का प्रयास करेगी कांग्रेस, जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द एक महत्वपूर्ण तत्व होगा और किसानों की अनदेखी नहीं होगी, रोजगार के अवसर तलाशे जाएँगे, बेरोजगारी दूर करने के प्रयास किए जाएँगे और जो अन्य आर्थिक गतिविधियाँ हैं राज्य की, उनको बेहतर तरीके से संचालित किया जाएगा। जो गारंटियों की बात लगातार कांग्रेस कर रही है अन्य राज्यों में, उसको उसने तेलंगाना में दोहराया है। लेकिन तमाम सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम तेलंगाना में बीआरएस की सरकार ने लागू किया है। अब ये देखना है कि तेलंगाना राज्य के लोग कांग्रेस के प्रति आकर्षित होते हैं या जो जिन आरोपों से घिरी हुई है बीआरएस, उससे प्रभावित होकर के परिवर्तन की राह की ओर आगे बढ़ जाते हैं। आज बस इतना ही। कल नए विषय और नई चर्चा के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।